दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की क्लास में पहला चैप्टर हॉर्मोज संकट का पीएम ने तोड़ निकाल लिया क्या? तो विपक्ष के हाथ से कौन सा मौका निकल गया है? राहुल अखिलेश केजरीवाल अब कौन सा नैरेटिव बना रहे हैं? 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो सराफा कारोबार का भट्टा बैठ जाएगा क्या? पीएम की अपील और जूली कारोबारियों की गायब नींद का कंप्लीट चैप्टर। सोना, पेट्रोल, फर्टिलाइजर से देशभक्ति का क्या कनेक्शन है? इनके कम इस्तेमाल से देश की ताकत कैसे बढ़ेगी? आज पाठशाला में डिटेल में आपको दिखाने का। 5 राज्यों में चुनाव के वक्त एक अफवाह बहुत तेजी से फैल गई कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही मोदी सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी। चुनाव के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने तो खुलकर बयान भी दिए थे, लेकिन आप देखिए कि 4 मई को नतीजे आने के बाद आज 1 हफ्ता बीत चुका है। सरकार ने अभी तक तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने ऐसा नहीं किया जैसा हमारे देश ने किया। कई जगह तो 3-3 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत में भी सरकारी तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक घाटा हर दिन 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन सरकारी जो है हमारी, वो चाहती है कि तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ाए बिना दूसरे तौर तरीकों से हॉर्मुज संकट का हल निकाला जा सके, और इसीलिए सरकार की तरफ से ऐसा तोड़ निकालने की कोशिश भी हो रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। पिछले 24 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देश को इसे लेकर चेताया है, तो बड़े अर्थशास्त्री से लेकर सरकार में बैठे कुछ लोग इसका यही मतलब निकाल रहे हैं कि भाई सरकार चाहती है कि ऐसा तोड़ निकालो कि जनता की जेब पर बोझ नहीं पड़े और हल भी निकल जाए। लेकिन विपक्ष बौखलाया और गाली गलौज पर आ गए, वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन क्या कह रहा है यह आज आपको बताऊंगा। जिस तरह कोविड काल में देश की जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी रही, उसी तरह हॉर्मुज संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से अपील की है। देशवासियों से आप देखिए कि पीएम मोदी लोगों को कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कह रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की उन्होंने अपील की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया। खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम करने की सलाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रासायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने पर भी उन्होंने जोर देने को कहा है, अपील की है। स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने की सलाह भी पीएम ने दी है। पीएम मोदी लोगों से यह सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं और इसका क्या असर होगा, यह आपको बताऊंगा। पीएम की अपील पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश तो शुरू कर दी है, और कैसे लगातार दनादन बयानबाजियां हो रही हैं, कैसे लगातार कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई नेता मैदान में उतर गए हैं। लेकिन कांग्रेस के पुराने चिट्ठे भी निकलकर सामने आए। मनमोहन सिंह से चिदंबरम तक कोई नहीं बचा है जिससे कांग्रेस को कैसे बैकफुट पर जाना पड़ा, यह भी आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी की अपील से सराफा मार्केट में कैसे हड़कंप मच गया है, शेयर मार्केट पर क्या असर हुआ है और जनता क्या कह रही है, सरकार को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, विरोध कर रही है सरकार, सब आज आप देखिए। लेकिन पहले एक ट्वीट कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं। हमारे सर्राफा व्यापार, उनके व्यापारियों, उनके स्टाफ के परिवार, उनके परिवार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे। हम तो इसको बकवास की योजना देखते हैं। उनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके आप व्यक्ति को चलना चाहिए। हाँ, वैसे तो ये चीज़ अच्छी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। देश की 140 करोड़ जनता से पीएम मोदी की अपील के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। ऐसा लग रहा है कि पीएम की अपील का सबसे ज्यादा असर मोदी विरोधी गठबंधन पर ही हुआ। कौन कौन से नेता बेचैन हो उठे, कौन क्या कह रहा है, यह बताने से पहले आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि सनातन विरोधियों को आज यह तस्वीर बेचैन कर रही। मौका था सोमनाथ के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरा होने का, और इस मौके को खास बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। यह मौका इसलिए खास था क्योंकि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, और आज 11 मई वो तारीख है जब 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। आज उस उद्घाटन को 75 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी आज जब मंदिर पहुंचे तो दर्जनों डमरू बजाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। पीएम मोदी ने बाबा सोमनाथ को जलाभिषेक अर्पण किया, रुद्राभिषेक किया, और उस कुंभाभिषेक समारोह के गवाह भी बने जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा का हिस्सा है। कुंभाभिषेक को वो अनुष्ठान माना जाता है जो खासकर उन तीर्थों पर होता है जिनका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, लिहाजा उसका कुंभाभिषेक भी किया गया, जिसमें 11 तीर्थों का जल मंदिर के शिखर पर अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया। धर्म ध्वज को पुनः जागृत किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा कराई गई और भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने ऐतिहासिक एयर शो किया। सोमनाथ का यह दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। इधर सोमनाथ का दृश्य सनातनियों को चैन और सुकून देने वाला है। उधर 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया बयान विपक्ष की नींद उड़ाने वाला। पीएम मोदी की तेल और खाद का कम इस्तेमाल करने की अपील और सोना की ज्वेलरी पर कम से कम खर्च करने की अपील, ये बातें विपक्ष के हाथ से वो मौका छीन कर ले गई जिसकी तैयारी में विपक्ष के नेता महीनों से बैठे हुए, और लगभग 1 महीने से तो ऐसे कमर कसकर बैठे हुए। विपक्ष इस तैयारी में था कि घाटे में चल रही सरकारी तेल कंपनियों को राहत देने के लिए पीएम मोदी क्या करते हैं, ये देखना है। बयान पहले से ही दिए जाने लगे थे। तैयारी ऐसी थी कि जैसे ही दाम बढ़े कि हंगामा काट देना, कि हम तो पहले से ही सावधान कर रहे थे भाई। ये विपक्ष तैयारी करके बैठा हुआ था, ये कहने के लिए कि हम तो पहले से कह रहे थे कि चुनाव बाद सरकार तेल का दाम बढ़ा देगी। अब देख लो वही हुआ है। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कही जा रही बातों का मतलब कुछ एक्सपर्ट यह निकाल रहे हैं कि शायद सरकार तेल की कीमतों में बड़ा फेरबदल ना करे, और एक दूसरा वे आउट यह हो सकता है कि सब मिलकर इस बोझ को सहें, विदेशी मुद्रा भंडार को दबाव में आने से रोकें। ये बात जरूरी है कि पूरे देश को समझना होगा कि ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया भीषण तेल और गैस संकट का सामना कर रही है। बच्चे बच्चे को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के ऑयल शिप अटके हुए हैं, और यही वजह है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 71 दिनों में कच्चे तेल के दाम दोगुने के आसपास पहुंच चुके हैं, जिसका बोझ तेल कंपनियों के लिए अब उठाना बेहद मुश्किल होता है। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के कारण कच्चे तेल की कीमत $72 से $126 प्रति बैरल के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कई बार सीज फायर के ऐलान के साथ यह नीचे भी आया है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, यह एक बड़ा फैक्ट है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक ईरान युद्ध के कारण भारत की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 से 24 रुपए और डीजल पर 30 से 105 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1600 से 2400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। 26 मार्च को भारत सरकार ने तेल कंपनियों के भारी घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। भारत की प्राइवेट तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल के दाम जैसे कि XP 100 स्पीड पावर में 2 रुपए से 11 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी।
साथ ही सरकार ने मार्च और अप्रैल में कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल डीजल में करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी की। लेकिन पिछले 71 दिनों में मोदी सरकार ने घरेलू उपभोक्ता पर महंगे पेट्रोल और डीजल की आंच तक नहीं आने दी। मतलब आप गए जब खरीदने के लिए तेल या डीजल तो आपको लगा कि ज्यादा पैसे दिया आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने कंट्रोल करके रखा कि तेल कंपनियां नुकसान उठा रही हैं तो उठा लें, हम कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन जनता को बचा के रखा। अब सुनिए कि पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से तेल की खपत को लेकर क्या आज अपील की है, जिसके बाद विपक्ष बौखलाया हो। सुनिए। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इस भीषण तेल संकट के बीच विपक्ष के नेता देश में इस तरह माहौल बना रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पीएम मोदी तय करते हैं और वो जब चाहे तेल के दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि कच्चे तेल के दाम कोई एक व्यक्ति या कंपनी या देश का प्रधानमंत्री नहीं तय करता है भाई। ये वैश्विक बाजार की डिमांड और सप्लाई पर तय होता है। मतलब कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा जो इंसान है वो ये जानता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज चाहें कि तेल की कीमत कम कर दें और तेल की कीमत बढ़ा दें तो ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देते हैं कि ईरान युद्ध ने किस तरह कच्चे तेल के दामों में आग लगाई है। 27 फरवरी 2026 को युद्ध से ठीक एक दिन पहले कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल थी। 1 मार्च 2026 को यह जो कीमत है वो $99.4 प्रति बैरल हो गई। 9 मार्च को $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। 30 अप्रैल 4 साल के हाईएस्ट यानी कि $126 प्रति बैरल तक कीमत पहुंच गई। 1 मई 2026 को $110.7 प्रति बैरल तक कीमत पहुंच गई। आज $104 प्रति बैरल तेल की कीमत। अब यह देखिए कि कच्चे तेल की बढ़ोतरी की वजह से तेल कंपनियों का नुकसान यानी कि बोझ कितना बढ़ चुका है। महंगे कच्चे तेल से देश को कितना नुकसान हो। आइए आपको बताता हूं कि कैसे कच्चे तेल की जो कीमत है वो तेल कंपनियों को एक बोझ बढ़ा रही है। आप समझिए कि कैसे कच्चे तेल ने कैसे तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ाया है। अब सबसे पहले अगर एक दिन के हिसाब से आप समझें कि एक दिन में कितना नुकसान हो रहा है, तो भाई साहब एक दिन का जो नुकसान है वो है 1600 से 2400 करोड़ रुपए। 1600 से 2400 करोड़ रुपए ये नुकसान है एक दिन का, अगर आप हिसाब लगाएं। और ठीक इसी तरीके से अब कंपेयर करके मत लगाइए, क्योंकि एक महीने में जो नुकसान हो रहा है उसको एक दिन से कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक महीने का जो मोटा मोटी नुकसान है वो देख लीजिए। एक महीने का जो नुकसान है वो कितना है? ये है 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ रुपए एक महीने का। अगर अब तक यानी कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है और अब तक जो नुकसान हुआ है, अब तक का जो नुकसान है वो है 1 लाख करोड़ रुपए का। 1 लाख। यह नुकसान है जो तेल कंपनियां उठा रही हैं। इतना नुकसान तेल कंपनियों का हो चुका है।
लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, महंगे कच्चे तेल की वजह से लगभग पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो 30 से 50% तक बढ़ चुका है। लेकिन भारत में अब तक दाम नहीं बढ़ाए गए। आज आपको भारत के पड़ोसी देशों का हाल भी देखना चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है। भैया जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, तो आस पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में जरा समझ लीजिए, जान लीजिए। सबसे पहले अपने देश की बात कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है। यह दिल्ली की कीमत मैं आपको बताऊं, देश की राजधानी। और डीजल की कीमत यहां पर है 87.67 रुपए प्रति लीटर। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान का हाल देखिए, पेट्रोल 414.78 रुपए प्रति लीटर, डीजल 414.58 रुपए प्रति लीटर। बांग्लादेश में पेट्रोल 140 रुपए, डीजल 1020 रुपए। श्रीलंका में पेट्रोल 410 रुपए लीटर है और डीजल 392 रुपए लीटर है। तो अब आप सोचिए कि हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं, देश हैं, वहां पर कितनी आग लगी हुई है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट और जो लड़ाई पूरी अमेरिका ने छेड़ी ईरान इजराइल के बीच, जो अभी तक शांत सिर्फ दिखाई दे रहा है। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से तेल की खपत को लेकर एक बार फिर से अपील की है लोगों से। आप एक बार सुनिए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। लेकिन सवाल है कि दाम नहीं बढ़ाए तो कौन सा एहसान किया? क्योंकि आज जब दाम बढ़ाने या संकट के काल में आम लोग याद आ रहे हैं, तो आम लोग ये तो पूछेंगे ना कि भाई जब कच्चे तेल के दाम बहुत कम थे तो कौन सा डीजल पेट्रोल पर बड़ी राहत मिल रही थी या बड़ी राहत दे दी थी। मतलब फायदा हुआ तो सरकार का, घाटा हुआ तो जनता। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ये तो गजब की बात हो गई। और ऐसा लग रहा है लोग बात भी कर रहे हैं, इसी तरह से लोग बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अगर देश पर कोई संकट है तो सब मिलकर खड़े होंगे। लेकिन जब फायदा होता है तो एलीट बोनस तो कम से कम बनाओ। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश महंगे कच्चे तेल के संकट का सामना कर रहा है। इससे पहले 1990 से 91 के खाड़ी युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल आया था। तब की केंद्र सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे और साथ ही लोगों को संयम से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। 2 अगस्त 1990 खाड़ी युद्ध शुरू होने से पहले दिल्ली में पेट्रोल 9.84 रुपए प्रति लीटर था और डीजल की कीमत थी 4 रुपए के करीब प्रति लीटर। और इसके बाद 15 अक्टूबर 1990 को दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 12 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो। इस युद्ध की वजह से केंद्र सरकार को एलपीजी को छोड़कर पेट्रोल डीजल पर 25% अतिरिक्त सरचार्ज लगाना पड़ गया। लोगों को पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल कम करने की सलाह उस वक्त सरकार ने दी थी। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को सरकारी वाहनों के कम इस्तेमाल के भी निर्देश दिए गए थे। खपत कम करने की कई जगहों पर पेट्रोल पंपों को शाम 7 बजे तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया था ताकि कम खपत हो। लोग खरीदेंगे नहीं, खपत कम होगी, लोगों को नहीं मिलेगा। रेलवे और उद्योग को डीजल की खपत 10% कम करने का टारगेट भी उस वक्त दिया गया। और इसके अलावा केरोसिन की कॉमर्शियल इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। कच्चे तेल के इंपोर्ट को सीमित करने की कोशिशें भी की गई ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके।
लेकिन इन सब के बावजूद देश को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सोना गिरवी रखना पड़ा और आईएमएफ से मदद भी ली गई। पीएम मोदी की अपील के बाद बहुत लोगों के मन में यह सवाल होगा कि पीएम ने सोना खरीदने को क्यों मना कर दिया। अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो इससे देश को क्या फायदा होगा। विपक्ष तो कह ही रहा है कि भाई ये कौन सी बात हो गई कि लोग सोना खरीदना बंद कर दें। अब मोदी क्यों लोगों की जेब पर कंट्रोल करेंगे, यह विपक्ष पूछ रहा है। क्या मोदी कहेंगे कि 5 रुपए खर्च करो, 10 रुपए खर्च करो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो। विपक्ष तो मोदी की अपील को बेतुकी और बकवास बता रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पीएम मोदी ने बहुत सोच समझकर लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील की, क्योंकि सोने की खरीद से देश की आर्थिक सेहत सीधे तौर पर जुड़ी है। क्योंकि आप देखिए कि जो सोना आप खरीदते हैं वो सरकार विदेशों से मंगवाती है, और कितना मंगवाती है यह जानकर आप हिल जाएंगे। हमारा देश 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है और इसकी पेमेंट डॉलर में होती है, डॉलर में। अब विदेश से सामान लाते हैं तो कोई इंडियन करेंसी में तो उसको पेमेंट करेंगे नहीं, उसके लिए डॉलर ही देना पड़ता है। और सोना आप जितना मंगवा रहे हैं बाहर से, भाई हम लोग जितना खरीदेंगे सरकार उतना मंगवाएगी, और जितना सरकार मंगवाएगी उसका पेमेंट उतना डॉलर में होगा। तो क्या होगा? आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि इसे खरीदने में भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो जाता है। आप देखिए कि 2022-23 में भारत ने 689 टन सोना इंपोर्ट किया था और इसकी कीमत थी 2.9 लाख करोड़ रुपए। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत थी 4200 करोड़ रुपए प्रति टन। और इसके बाद 2023-24 में अगर देखें तो भारत ने 795 टन सोना खरीदा। कुल कीमत थी 3.7 लाख करोड़ रुपए और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत थी 4700 करोड़ रुपए प्रति टन। 2024-25 का भी आंकड़ा एक बार देख लीजिए। भारत ने कुल 669 टन सोना इंपोर्ट किया और 4.4 लाख करोड़ रुपए डॉलर में चुकाए। इसके बाद इस साल सोने की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी 6500 करोड़ रुपए प्रति टन। यानी कि भारत में 2024 से 25 में सबसे कम सोना खरीदा गया, लेकिन सोना महंगा होने की वजह से कीमत सबसे ज्यादा चुकाई। और आजकल सोने के दाम तो आसमान पर हैं, आपको पता ही, हर दिन आप देख ही रहे हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 1,54,000 रुपए। तो सोचिए कि भारत को कितने गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भाई आप जाएंगे बाजार में सोना खरीदेंगे, सरकार सोना कहां से मंगवाएगी? पहले मैंने आपको बताया कि 99% सोना बाहर से आ रहा है, उसकी कीमत चुकाएगी सर। इसलिए पीएम ने कहा है कि सोने में खर्च थोड़ा कम कर दीजिए और खर्च होने वाला जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसे बचाना जरूरी है। सुनिए पीएम की वो अपील जो देश का मुद्रा भंडार बचाएगा। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। ये विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। लेकिन पीएम मोदी की अपील पर विरोधी दलों का अपना तर्क है। राहुल से लेकर अखिलेश तक किसने क्या कहा है बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत हैं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं रह गई है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब गरीबी में आटा गीला हो तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से निपटने में सरकार की नीति नाकाम हो गई। अगर नागरिकों से तेल बचाने और यात्रा खरीदारी में कटौती करने की अपेक्षा की नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और आरजेडी ने भी सरकार को गिरने की कोशिश की। सुनिए। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा।
और कैसे फूके गए, तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चूके कोविड की तरह। अब पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष जो सियासत कर रहा है उसमें कितना दम है और पीएम मोदी की बात में कितना वजन है, इसका अंदाजा आप देश के दिग्गज कारोबारियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों की राय जानकर भी लगा सकते हैं। एयरटेल के मालिक है सुनील मित्तल। उन्होंने कहा है कि सोने के आयात के जुनून से बाहर निकलने की बेहद जरूरत है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी। उन्होंने कहा है कि भारत का रास्ता ना तो अमेरिका जैसा होगा और ना ही चीन जैसा। भारत अपना ही एक अनोखा रास्ता अपनाएगा। टाइटन के एमडी हैं अजय चावला। उन्होंने कहा है कि संगठित ज्वेलरी कारोबार के लिए विकास की बहुत गुंजाइश। जेपी मॉर्गन कंपनी के रिसर्च हेड संजय मुकीम ने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखने और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को कम करने की जरूरत है। देश की जनता की भी ऐसी ही मिलीजुली राय है। एक बार सुन। बहुत कम ही ईंधन इस्तेमाल करते सर, हम तो ड्यूटी वाले आदमी हैं। बस गाड़ी एक हफ्ते में 15 दिन में एक दिन चलती है, बस हो गया। हम तो इसको बकवास की योजना देखते हैं। अच्छा, क्यों? लेकिन ईंधन बचाना तो जरूरी है। कहाँ ईंधन बच पा रहे हैं, ईंधन तो इतना महंगा हो रहा है। हाँ सर, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो अंदर की जो बातें हैं वो सरकारें जानती हैं, जिनके पास बारीकी का सारा अनुमान है। तो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि इस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके आप व्यक्ति को चलना चाहिए। वैसे तो ये चीज अच्छी ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनकेस हम पेट्रोल डीजल सेव करेंगे तो एनर्जी सेव कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सारी चीजें सेव कर रहे हैं। तो हर चीज में अपोज करना जैसा कुछ होता नहीं है। उनने कुछ अच्छा ही बोला है और सबके हित में ही बोला होगा, तो बेटर हमें मानना चाहिए। अब भाई राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक हर किसी ने पीएम मोदी की अपील पर अलग अलग आरोप लगा, लेकिन आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब उन्होंने भी ऐसे ही फैसले लिए। मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने कहा था कि लोग सोना खरीदना कम करें, जबकि मनमोहन सिंह ने तो तेल के दाम बढ़ा भी दिए और कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। एक बार सुनिए और याद कीजिए कि उस वक्त जब सरकार इनकी थी तो ये लोग क्या कह रहे थे और आज कैसे डुगडुगी बजा। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit.